नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कोविड-19 के मरीज अगर ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई भी लक्षण कोरोना वायरस के नहीं होते, तो 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड-19 के मरीजों के डिस्चार्ज होने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या कुछ है उसमें, वो आपको बताएंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज कहा कि हमारी रिकवरी रेट जो है कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की, उसमें लगातार सुधार हो रहा है। वो 29.9% हो गया है, जो कि बेहतर संकेत है। साथ ही आज उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और पूर्वोत्तर में क्या स्थिति है ये जानने के लिए। हम बुलेटिन में ये भी जानेंगे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए क्या कुछ कवायदें चल रही हैं, और गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमसे क्या कुछ जानकारी कोविड-19 को लेकर साझा की है। जानेंगे कि देश में राज्यवार कोविड-19 की क्या स्थिति है और दुनिया में भी कोविड-19 की क्या स्थिति है। बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों के लिए वंदे भारत मिशन एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। आज वंदे भारत मिशन का तीसरा दिन है और एयर इंडिया के विशेष विमानों के जरिए अलग अलग देशों से भारतीयों का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन विदेशों में फंसे 2000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। 7 देशों से कुल 8 विशेष विमान लौट रहे हैं। इनमें 2 उड़ानें कुवैत से लौटेंगी। करीब 850 भारतीय खाड़ी देशों से स्वदेश लौट रहे हैं। विदेशों से भारतीयों को लेकर आज भारत लौटे विशेष विमानों की बात करें तो पहली लैंडिंग हुई ढाका से दिल्ली आने वाली फ्लाइट की। यह फ्लाइट दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली पहुंची। इसके बाद कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान शाम 6:30 बजे हैदराबाद पहुंचा। अभी जिन उड़ानों का भारत पहुंचना बाकी है, उनमें मस्कट से कोची, शारजहां से लखनऊ, कुवैत से कोची, कुआलालंपुर से त्रिची, लंदन से मुंबई और दोहा से कोची की उड़ान शामिल है। लंदन और दोहा से लौटने वाले विशेष विमान रात 12 बजे के बाद भारत पहुंचेंगे। इन सभी विमानों में स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की संख्या 200 से 250 के बीच है। I want to go back to India because of some medical reason. And because of the Vande Bharat mission, I could secure a flight through the Indian ICOM over here at Kuala Lumpur, and they helped a lot of people, the standard people over here. अभी है ना बहुत मुश्किल का, अभी सबको मालूम है ना, अभी बहुत मुश्किल कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। अभी मैं बहुत है ना प्यार करते इंडिया के लिए। अभी मैं दुआ करते, अभी कोई पूरा आदमी को मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी एयर इंडिया के विशेष विमान कई देशों से भारतीयों को लेकर वापस लौटे। स्वदेश लौटने वालों में रोगियों, गर्भवती महिलाओं, विदेश घूमने गए पर्यटकों और संकट में पड़े श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के नियमों का पूरा ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों को मास्क और सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी भी हो रही है। The entire team of Indian Embassy as well as Air India office in Muscat, they have been working very hard. And because of that, it has been possible for us to organize this flight. We are happy that in this particular flight, we have been able to bring back some Omani nationals from India who wanted to travel. In the coming days, we will be organizing more flights, and I am sure that all Indian nationals who wish to return to India for compelling reasons will be able to travel back. ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का पोत INS जलाशव 698 भारतीयों को लेकर कोची बंदरगाह लौट रहा है। इस जहाज के कल शाम तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। इस रवानगी को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए माले से भारतीय उच्चायोग पिछले कई दिनों से कार्यरत था। वहीं नौसेना का एक अन्य जहाज INS मगर करीब 1300 भारतीयों को लेकर तुतिकोरिन लौटेगा। And I would like to thank the Indian Navy to make the ship available under Operation Samudra Setu. We are also looking forward to INS Magar in a couple of days from now to carry back another 200 Indians and further carry the same numbers, about 700 and an additional 200 to Tuticorin in the next 2 days.
This is, I think, one of the biggest examples of HDR exercises by Indian Navy. केंद्र सरकार का मकसद है कि कोरोना संकट की वजह से देश या विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। 7 मई से शुरू हुआ मिशन का पहला चरण 13 मई तक चलेगा। मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत 15 मई से हो सकती है। इस दौरान मध्य एशिया और यूरोपीय देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, जर्मनी, स्पेन और थाईलैंड से भारतीयों को लाया जा सकता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और आइए इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं विदेश मामलों के हमारे संपादक अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि कितने और भारतीय हैं जिन्होंने स्वदेश लौटने की इच्छा जाहिर की है, कितनी संख्या में भारतीय वापस आ सकते हैं अब, और किन किन राज्यों के हैं जो वापस लौटना चाह रहे हैं? बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरह की बड़ी संख्या है भारतीयों की जो विदेश में रहते हैं, उसके हिसाब से आप नहीं कह सकते कि एक चरण में इवैक्यूएशन का काम पूरा हो जाएगा। हालांकि सभी भारतीय नहीं आ रहे हैं, 1.4 करोड़ की संख्या है भारतीयों की जो विदेश में रहते हैं, लेकिन कल तक के आंकड़े जो हमारे पास मिले हैं उनमें से 67,833 लोगों ने अप्लाई किया है भारत वापस लौटने के लिए, और उनमें से तकरीबन 34% जो संख्या है वो वहाँ पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की है। तकरीबन 15,815 लोग जो हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर्स के कह सकते हैं उनको। 9,250 जो हैं वो या तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर कर गया है। 5,531 के करीब हैं जो मेडिकल कारणों से वहाँ गए थे और अब उन्हें वापस लौटना है। 4,147 लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट गए थे वहाँ फंस गए बेचारे। 3,041 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बहुत ही बुरी हालत में हैं, एल्डरली हैं, बहुत बुजुर्ग हैं या कई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। और उसके अलावा 1,112 ऐसे लोग हैं जो कि जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई है या बहुत ही घरेलू इमरजेंसी है भारत में। और इनमें से अगर कहें कि राज्यों में कहें तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, गुजरात और दिल्ली के प्रमुख लोग हैं जो भारत लौटना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे 13 मई के बाद इसे लागू करना पड़ेगा, और जो मुझे जानकारी मिली है कि 15 मई से फिर नए तरीके से इवैक्यूएशन का काम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका पूरी जानकारी हमें वंदे भारत मिशन से जुड़ी हुई देने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर भारत में विकसित देशों जैसी स्थिति की संभावना नहीं है और देश बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर लगभग 3.3% पर बनी हुई है और ये रिकवरी रेट भी देश में बढ़ गई है, ये 29.9% तक हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत हैं। बैठक में उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और उसके प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों और तैयारियों का जायजा लिया। We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. Our fatality rate in the country continues to be around 3.3%, and the recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा की और कहा कि जितने भी ऑरेंज जोन हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, उन्हें ग्रीन जोन में तब्दील करने के लिए प्रयास होने चाहिए। आज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कोविड-19 की टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना संक्रमण के कुल 195 मामले सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में सभी कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और ये चारों राज्य अब पूरी तरह से कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं।
नागालैंड और सिक्किम में अब तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि सिर्फ त्रिपुरा और असम में ही कोरोना के एक्टिव मामले हैं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स में 2 में कोई केस नहीं आया, 4 भी अब पूरी तरह से स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो केसेस थे वो 28 दिन से ज़्यादा जो है उनको समय हो गया। अब केवल 2 ही स्टेट्स बाकी हैं जो एक्टिव हैं केसेस की दृष्टि से, वो आसाम है और त्रिपुरा है। कुल मिला के उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जो ILI के केसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस, और उसके साथ साथ जो सारी के केसेस होते हैं, उनकी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छे पैमाने पर उनकी सर्च की है, उनकी स्क्रीनिंग के बाद उनकी टेस्टिंग की है। और खुशी की बात यह है कि जहाँ जहाँ उन्होंने ये सब टेस्टिंग वगैरह की हैं, वहाँ सब जगह पे वो केसेस नेगेटिव आए हैं, रिजल्ट्स जो हैं उसके। हमने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पॉलिसी के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों को कम लक्षण, मध्यम या कम गंभीर या गंभीर लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण कम हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां उन्हें रेगुलर टेम्परेचर चेक और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आया तो मरीज को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज से पहले अगर कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम रहता है तो मरीज को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा। वहीं मध्यम लक्षण वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर रखा जाएगा। मरीज के शरीर के तापमान और ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच होगी। अगर बुखार 3 दिन में उतर जाता है और 4 दिन तक ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से अधिक रहता है तो मरीज को 10 दिन के बाद छोड़ा जा सकता है। ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग से नहीं गुजरना होगा। वहीं गंभीर लक्षण वाले मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। जिन मरीजों का लगातार 3 दिन तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहेगा, वही डिस्चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा HIV या किसी दूसरी गंभीर बीमारी पीड़ित मरीज की क्लिनिकल रिकवरी जरूरी होगी। ऐसे मरीज को RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। अगर बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें तो मरीज को कोविड केयर सेंटर, स्टेट हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। 14वें दिन मरीज का फॉलोअप टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोविड-19 के कुल मामले 59,662 हो गए हैं और इनमें करीब 39,800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,320 नए केस सामने आए हैं। वहीं 95 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अब तक देश में कुल 17,847 कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,981 लोगों की मौत अब तक कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आंकड़ों पर। तो महाराष्ट्र में 19,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 3,400 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं, जबकि 731 लोगों की महाराष्ट्र में कोविड-19 से मौत हुई है। गुजरात में अब तक 7,400 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 1,850 से ज्यादा लोग यहां पर ठीक भी हुए हैं, जबकि 449 लोगों की यहां मौत हुई है कोविड-19 से। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक 6,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 68 लोगों की दिल्ली में कोविड-19 से मौत हो चुकी है। वहीं यहां 2,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं दक्षिण का, तो तमिलनाडु में अब तक 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,600 से ज्यादा लोग
ठीक हो गए हैं, जबकि 40 लोगों की कोविड-19 से तमिलनाडु में मौत हो गई है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 3500 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 101 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 1900 से ज़्यादा लोग यहाँ ठीक हुए हैं। तो ये आपने कोविड-19 से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों के आंकड़े देखे। और अब बात करें कोविड-19 के खिलाफ एक्शन की, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मदद से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार लगातार न सिर्फ कोविड-19 के मामलों पर नजर बनाए हुए है, बल्कि राज्य सरकारों को हर संभव मदद भी दे रही है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम गुजरात पहुंची, जहां डॉक्टर गुलेरिया के साथ विशेषज्ञों की टीम में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सोनेजा भी शामिल हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने अहमदाबाद में कोविड केयर और कोविड मरीज की चिकित्सा व्यवस्था पर राज्य के अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को जानकारी दी। डॉक्टर गुलेरिया ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लोग डरे नहीं, समय पर टेस्ट कराने से वो न सिर्फ खुद की बल्कि बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। साथ ही बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की भी सलाह दी गई। First of all, start off by complimenting the government for the excellent facility that they have created. In a very short span of time, a hospital has been created into a dedicated COVID facility. The infrastructure in terms of ICU beds, oxygen points and facilities, whether it be dialysis, whether it be echocardiography, is actually state of the art and something that I think the state should be proud of. They have developed good protocols. There is a lot of interaction with doctors both in the government and the private sector to see how things can be improved and every life can be saved by proper management strategy. और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में शैक्षणिक और प्रशिक्षण केंद्र को 31 मई तक के लिए बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये फैसला राज्य में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लिया गया है। राज्य में अभी कुल मामले कोरोना संक्रमण के 800 के करीब पहुंच चुका है और कश्मीर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 700 के पार है, जबकि जम्मू में ही संक्रमित लोगों की संख्या 68 पहुंच चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है। तो अमेरिका और यूरोप के बाद अब सबसे ज्यादा रूस कोविड-19 से प्रभावित नजर आ रहा है, जहां अभी तक 2 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अभी तक 40,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया में 2,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। आइए अब नजर डालते हैं उन देशों पर जो सबसे ज्यादा कोविड-19 से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सबसे ज्यादा 13,22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो इटली में करीब 2,17,000 मामले सामने आए हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में अब तक करीब 2,60,000 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत स्पेन में हुई है। अब रुख करते हैं फ्रांस का, जहां 1,76,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों की फ्रांस में मौत हुई है। ब्रिटेन का रुख कर लें तो ब्रिटेन में 2,11,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं और यहां 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में 1,47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत ब्राजील में कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बाबत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है। अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। अमित शाह ने इस रवैये को राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा कि अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी प्रवासी मजदूर घर लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, जो दुखद है। देश भर में प्रवासी मजदूरों को भारतीय रेल उनके घरों तक पहुंचा रही है। अब तक 265 रेलगाड़ियों के जरिए करीब 3 लाख प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की भूमिका बेहद सराहनीय और महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें तेजी से कोरोना वायरस भी फैल रहा है। इसे लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस बल के सभी अंगों के महानिदेशकों को स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी को पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पुलिस बल के 530 जवान कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के मामले अर्धसैनिक बलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक में सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने बैठक में अर्धसैनिक बलों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उसे रोकने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जवानों की सुरक्षा और कुशलता मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अमित शाह ने सारे अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों से एक एक कर उनके जवानों पर कोविड-19 के कुप्रभाव को रोकने के उपाय के बारे में बात की। साथ ही ये भी जानकारी मांगी कि अब तक कितने जवान एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सीएपीएफ कर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे हताहतों के मामले में बकाया राशि जैसे अनुग्रह राशि, बीमा के समय पर भुगतान समेत दूसरी महत्वपूर्ण चीजें सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभावित कर्मियों और उनके परिवारों के संपर्क में रहने का निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कोविड-19 प्रभावित सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक समर्पित अस्पताल और प्रभावी ट्रेसिंग और परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने को कहा। उनके स्वास्थ्य की जांच और उपचार की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये संख्या अब बढ़कर 530 से ज्यादा हो गई है। बीएसएफ पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का असर दिख रहा है। बीएसएफ में सबसे ज्यादा 225 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीआरपीएफ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। सीआईसीएफ के 35 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित मिले हैं। आईटीबीपी में 90 से ज्यादा और एसएसबी में 15 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोलकाता में तैनात सीआईएसएफ के एक अधिकारी की कोविड-19 संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से अर्धसैनिक बलों के 5 जवानों की मौत हो चुकी है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर बयान जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में केंद्रीय गृह मंत्री के नाते व्यस्त रहने के कारण उन्होंने ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों की चिंता के चलते ये संदेश जारी
कर रहे हैं वो, और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अमित शाह ने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों को लेकर भी उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन 173 विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, उनकी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं हैं जिन्हें जांचने का काम कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए सीबीएसई के 3000 स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों के घर तक पहुंचाई जाएंगी, जिसके बाद अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री ने कल बताया था कि सीबीएसई की बची हुई 29 परीक्षाओं का 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजन होगा। 29 परीक्षाएं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी, लेकिन जो हमारे 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी, उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापक गण के घर तक पहुंचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बीते वित्त वर्ष 88,887 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया है। केवाईसी के मुताबिक अगर पिछले 1 साल के कारोबार को देखा जाए तो खादी ग्रामोद्योग के कारोबार में 31% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दार्शनिक धरोहर और खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन करने में खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभिनंदन करते हुए भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये उपलब्धि संकेत है कि देश में निर्मित हमारे पारंपरिक देसी उत्पादों की मांग बढ़ी है। उन्होंने सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से खादी और अन्य पारंपरिक देसी उत्पादों का आधिकारिक प्रयोग करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि साल 2019-20 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 31% वृद्धि के साथ अपना अभी तक का सर्वाधिक टर्नओवर अर्जित किया। ये विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि ये टर्नओवर कोविड-19 के कारण हुई बंदी के बावजूद हासिल किया गया। यूरोप में कोरोना वायरस के 16,54,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हफ्तों लॉकडाउन के बाद कई देशों ने ढील देना भी शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसके आर्थिक परिणाम गंभीर और दीर्घकालिक होंगे। यूरोप के यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने इसे लेकर एक अहम बैठक की और इस बैठक में पहले चरण की शुरुआत के लिए 540 बिलियन यूरो की सहायता राशि पर सहमति बन गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोजोन के 19 देशों के वित्त मंत्री जब मिले तो उनके सामने कुछ आंकड़े थे जो दिल बैठा देने वाले थे। मध्यम अवधि में यूरोजोन के देशों के जीडीपी में 8% तक की गिरावट आएगी। यूरोजोन की सरकारों को 1.5 ट्रिलियन यूरो की एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ सकती है और बेरोजगारी दोगुनी होने की पूरी आशंका है। इसे देखते हुए यूरोजोन की सरकारों ने 540 बिलियन यूरो के रेस्क्यू प्लान यानी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म के पहले चरण को अपनी सहमति दे दी। We are implementing our agreement on the 3 safety nets for workers, for businesses and for sovereigns. Leaders have endorsed our plan and set a target date of 1st of June to make them operational. We are getting there in time. हालांकि राशि तो जारी कर दी गई है, लेकिन ये राशि किसको किस आधार पर मिलेगी इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। कायदे से सबसे ज्यादा नुकसान इटली को हुआ है, तो सहायता राशि भी उसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन यूरोजोन के दूसरे देशों पर भी बड़ा असर कम नहीं है।
दूसरा ये भी साफ नहीं है कि जिन देशों को ये आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी उन पर मितव्यता यानी ऑस्टेरिटी जैसी शर्त तो नहीं लगेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल सभी अपने मतभेदों को भुलाकर बैठे हैं। So here we are really at a crossroad. Either we are able to have a strong common response and we began, but we are not yet there, or the entire project is at stake. पिछले दशकों में भी यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का फायदा आर्थिक संकट के समय ग्रीस, साइप्रस, आयरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश उठा चुके हैं। लेकिन कोरोना संकट जोन में आए पिछले सारे संकटों से बड़ा और विशाल है और ये इन देशों की परीक्षा की असली घड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, नियमों का पालन कर रहे होंगे। नमस्कार।